डिटेल्स है वो आज से ही चेंज हो जाएंगी। प्रीवियस ईयर के बारे में पूछा गया तो पूरे महीने काम करते हैं तब जाके फरवरी महीने में आपका एम्प्लॉयर वो इसलिए लिखा है, टैली बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आप अपने पीएफ के पैसे से निकालना चाहते हैं, इनकम टैक्स रिपीट भी होता है तो यहाँ देखने को मिल जाता है अपलोड फॉर्म 15G। यदि आप खुद का या फिर किसी और पर्सन का ऑनलाइन पीएफ का पैसा विड्रॉल करने वाले हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने वाले हैं, तो जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से चेंज हो जाता है। और आज की जो डेट है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए आज की जो डेट है वो 1 अप्रैल 2024 है, यानी कि आपका अब फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है। तो इस वजह से आपको जो फॉर्म नंबर 15G फिल करना होता है, इसमें काफ़ी सारी जो डिटेल्स है वो आज से ही चेंज हो जाएंगी। नई डिटेल्स आपको फिल करना होगा। अगर आपने इससे पहले कई बार पीएफ विड्रॉल किया है तो आपको अक्सर देखने को मिलता है पीएफ का पैसा निकालते समय एक फॉर्म 15G अपलोड करना ही करना होता है। अगर आप गलती से नहीं करते हैं तो आपका पैसा कम आता है या फिर आपका जो क्लेम है वो बार बार रिजेक्ट हो जाता है। तो आज के इस नए वीडियो में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं कि फॉर्म नंबर 15G किनको फिल करना जरूरी है, कंपलसरी है, कौन लोग फिल नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद से जानेंगे कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद से हम जानेंगे फॉर्म 15G आपको कहाँ पे अपलोड करना है। और एट लास्ट में जैसे कि काफ़ी लोगों के कमेंट होते हैं कि सर अगर हम फॉर्म 15G नहीं भरें और किसी भी तरीके से अपना जो क्लेम है वो ऑनलाइन कर दे तो क्या होगा, सारा कुछ डिटेल्स में हम जानने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है लेकिन हर एक पॉइंट के बारे में जानेंगे, जिससे के बाद से आपका कोई भी रिजेक्शन नहीं होगा, कोई भी पैसा नहीं कटेगा और आप समय से अपना पूरा का पूरा पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। देखिए ये जो फॉर्म नंबर 15G है ना, ये बिल्कुल ब्लैंक वाला है। ब्लैंक वाला मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। हालांकि अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया हुआ है तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये पोस्ट कर दिया था। बिल्कुल इसी को मैंने अभी फिल कर दिया है कि कम टाइम लगे फिल करने में, जिससे कि हम आसानी से जान सके क्या क्या आपको फिल करना है। मैंने पहले से ये फॉर्म को फिल कर लिया है। देखिए ये फॉर्म नंबर 15G आपको देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे आपका नेम आएगा, जो भी पर्सन का पैसा आप निकालने वाले हैं उनका नाम आपको लिखना है। आप ये सारा कुछ हाथ से, डॉट पेन से, बॉल पेन से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से प्री फिल कर लिया है कंप्यूटर से, आप कंप्यूटर से भी फिल कर सकते हैं, इसमें कोई भी बर्डन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने चंदन सिंह लिख लिया है, आपको जो भी पीएफ मेंबर है उनका नाम लिखना है। उसके बाद से उनका जो भी पीएफ मेंबर है उनका ही पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद से इंडिविजुअल, देखिए यहाँ पे स्टेटस में आपको इंडिविजुअल लिख लेना है। इसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कि प्रीवियस ईयर, किस प्रीवियस ईयर के लिए आप ये फिल कर रहे हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर जैसे कि हमने जाना है कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से चेंज हो जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम डिटेल्स में जान लेते हैं। और डिटेल्स में जानने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए ही एक स्लाइड बनाया है। देखिए यहाँ पे लिखा है टुडे इज 1 अप्रैल 2024, जैसे कि मैंने शुरू में ही इस वीडियो पे दिखाया है। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे कैलेंडर ईयर के बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और करेंट फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, और उसके बाद से असेसमेंट ईयर क्या होता है। देखिए इनके बारे में इसलिए हमको जानना जरूरी है, क्योंकि ये फॉरम है, इस फॉरम में भी पूछा गया है। देखिए प्रीवियस ईयर पूछा गया है, उसके बाद से असेसमेंट ईयर के बारे में भी पूछा गया है। तो अगर आप जानेंगे तो ही अच्छे से फील कर पाएंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे नीचे की साइड भी कई जगह पूछा है कि आपका प्रीवियस ईयर कब एंडिंग हो रहा है, असेसमेंट ईयर का जो एंडिंग है वो क्या है, या फिर असेसमेंट ईयर क्या है। तो अगर आपको पता रहेगा तो ही आप यहाँ पे आसानी से फील कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे 2024 के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है कैलेंडर ईयर। देखिए कैलेंडर ईयर जैसा कि हमारा जनवरी 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है। तो 2024 के केस में जैसा कि हमने नया साल कैलेंडर ईयर के हिसाब से मनाया था 1 जनवरी को,
और इसका जो एंड हो जाएगा 31 दिसंबर 2024 को। उसके बाद से दोबारा से स्टार्ट होगा हमारा कैलेंडर ईयर 1 जनवरी 2025 से। ठीक इसी तरीके से अब करेंट फाइनेंशियल ईयर भी होता है, प्रीवियस ईयर होता है और असेसमेंट ईयर होता है। ये भी 12-12 महीने के ही होते हैं, लेकिन इनका जो स्टार्ट होने का समय होता है वो अप्रैल से होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो चूंकि हमने अभी भी देखा है कि 1 अप्रैल हो चुका है 2024 का, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 रहेगा। और ये जो स्टार्ट हुआ है, आज से स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2024 से, और 31 मार्च 2025 के बीच में कभी भी ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपको ये ही फाइनेंशियल ईयर एंटर करना है। देखिए, हालांकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर के बारे में पूछा गया, तो प्रीवियस ईयर भी फाइनेंशियल ईयर ही होता है। देखिए, यहाँ पे जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो ही प्रीवियस ईयर चल रहा है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर में भी 2024-2025 आएगा। देखिए, ये जो प्रीवियस ईयर है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है प्रीवियस ईयर यहाँ पे 2024-2025, तो ये हमने यहीं से लिखा हुआ है, आपको भी इसी तरीके से लिख लेना है। उसके बाद से यहाँ पे असेसमेंट ईयर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, असेसमेंट ईयर को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कि आप जनवरी महीने में काम करते हैं, पूरे महीने काम करते हैं, तब जाके फरवरी महीने में आपका एम्प्लॉयर असेसमेंट करता है कि भैया पिछले महीने में आपकी कितनी ड्यूटी थी, कितनी छुट्टी थी, कितना ओवर टाइम था, उसके हिसाब से आपका कितना पैसा बनता है, यानी कि पूरा हिसाब किताब आपका अगले महीने में होता है। ठीक इसी तरीके से ये प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर भी होता है। आप प्रीवियस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी कमाई धमाई किए रहेंगे, उसका असेसमेंट अगले साल 1 साल बाद होता है कि आपने कितना पैसा कमाया है, उस पर कितना टैक्स वगैरह बनता है या नहीं बनता है। तो देखिए, इसलिए जो आपका असेसमेंट ईयर होगा, ये प्रीवियस ईयर में आपको 1 साल जोड़ देना है। जैसे कि हमारा प्रीवियस ईयर 2024-2025 था, तो आपका असेसमेंट ईयर A.Y आपका रहेगा 2025-2026 रहेगा। अब यदि आप इस वीडियो को 2-3 साल बाद देख रहे हैं, तो उस टाइम जो भी ईयर चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, वापस से हम आ जाते हैं अपने फोरम में। तो फाइनेंशियल ईयर हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में समझ लिया है। उसके बाद से यहाँ पे रेसिडेंटल स्टेटस में आपको रेसिडेंट लिख लेना है। इसके बाद आपको 6 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक आपका खुद का घर का एड्रेस एंटर कर लेना है, जो भी आपके आधार कार्ड में है। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स, फर्जी डिटेल्स एंटर किया है, कुछ इस तरीके से आपको भी एंटर करना है, लेकिन आपको फर्जी नहीं करना है, आपको ओरिजिनल वाला करना है। फर्जी तो मैंने दिखाने के लिए किया है ना, एग्जाम्पल के लिए। देखिए, जैसे कि यहाँ पे फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर पूछा है, तो हमने यहाँ पे विंग बी फ्लैट नंबर 403 लिख लिया है। उसके बाद से कोई बिल्डिंग में आप रहते हैं, फ्लैट वगैरह में रहते हैं, तो उसका नाम होता है, जैसे आगमन सिटी हो गया या फिर कर्मयोगी हो गया, रॉयल हाइट्स हो गया, कुछ इस तरीके से नाम होते हैं। तो वो नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। अगर नाम नहीं है, आपको नहीं पता, तो एक आध इसमें छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद से आपको यहाँ पे रोड स्ट्रीट लेन का कोई नाम है तो वो आपको लिख लेना है, जैसे नियर KR डिग्री कॉलेज या फिर गोंडल रोड हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो आपको भी अपने केस में जो भी एड्रेस है वो लिख लेना है। उसके बाद से देखिए, लोकेलिटी एरिया जो भी है वो आपको लिख लेना है। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट क्या आपका लगता है वो यहाँ पे लिख लेना है। हमने यहाँ पे गाजीपुर लिखा है। स्टेट क्या है, स्टेट यहाँ पे हमने गुजरात लिख लिया है। भैया गाजीपुर तो यूपी में पड़ता है, हमने यहाँ पे गुजरात लिखा है। वो इसलिए लिखा है, टैली बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये केवल सैंपल वाला है, डेमो वाला है, इसलिए। अब देखिए, उसके बाद से पिन कोड आपको यहाँ पे लिख लेना है। हमने जैसे कि यहाँ पे डेमो पिन कोड लिख लिया है। अब यहाँ पे ईमेल आईडी भी आपको अपना लिख लेना है। थोड़ा छोटा लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा लिखेंगे तो आएगा नहीं। उसके बाद से यहाँ पे आपके पास टेलीफोन नंबर है तो विथ STD कोड लिख लेना है, या फिर आपको मोबाइल नंबर लिख लेना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लिया है। इस पे आपका फ़ोन नहीं लगेगा, क्योंकि हमने केवल 9 से स्टार्ट किया है, 0 तक गिनती लिख दिया है, केवल दिखाने के लिए कि इस तरीके से आपको लिखना है। अब उसके बाद से देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपने इस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। यदि आपने रिटर्न फाइल किया है तो आपको यस पे क्लिक करना है। और किस असेसमेंट ईयर में किया है अभी रिसेंटली, तो रिसेंटली अभी असेसमेंट ईयर चल रहा है 2024-2025, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2024-2025 लिख लिया है। आपके केस में नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको उठा करके यहाँ लग देना है, नो पे सेलेक्ट कर देना है
और इसको डिलीट कर देना है। देखिए यहाँ पे डिलीट कर दिया हमने। अब देखिए फ्रेंड्स 16 नंबर ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, आपको एस्टिमेटेड इनकम यहाँ पे फिल करना है। देखिए यहाँ पे वो अमाउंट फिल करना है जो कि आप अपने पीएफ के पैसे से निकालना चाहते हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होने वाला है। तो मान लीजिए कि आपके इनके केस में मैंने यहाँ पे 86,000 लिख लिया है एस्टिमेटेड इनकम। हो सकता है कि इनका 85,000 भी हो सकता है, 80,000 भी आ सकता है, 90,000 भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे एस्टिमेटेड पहले से लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको एक्चुअल ही लिखना है, क्योंकि भैया आपका इंटरेस्ट वगैरह भी जुड़ता है ना। अगर आपके पैसा निकाल रहे हो तो उसमें जो भी इंटरेस्ट होता है वो आपको जोड़ के ही मिलता है, ईपीएफ को देता है, अपने पास नहीं रखता है। तो आपका जो पैसा है यहाँ पे वेरिएशन आ सकता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 2-4-5 हज़ार का अगर वेरिएशन आता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ पे 86,000 लिख लिया है। आपके केस में आप 55,000 निकाल रहे हैं, 50,000 हो रहा है, 60,000 हो रहा है, तो वो यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद से 17 नंबर का जो ऑप्शन है ना, इसमें काफ़ी लोग डाउट होते हैं। देखिए यहाँ पे पहले ही बताया गया कि एस्टिमेटेड टोटल इनकम आपका कितना होने वाला है यहाँ पे प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर का मतलब यहाँ पे हमने अभी भी देखा है 2024-2025 में। तो अगर हम यहाँ पे अप्रैल में भर रहे हैं और 1 अप्रैल को ही भर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि पिछले महीने में हमने जो भी काम धाम किया था तो उसका जो पैसा है 1 अप्रैल को ही कंपनी ने दे दिया है। तो हमारा जो अर्निंग हुआ है अप्रैल में केवल 1 महीने का अर्निंग हुआ है। चलिए मैं और ज़्यादा डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। देखिए एक एक्सेल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पे जो इनकम आपको लिख लेना है ना, वो सबसे पहले तो पीएफ अमाउंट आपका कितना निकाल रहे हैं वो ले लेना है, जोड़ लेना है, कैलकुलेटर से अच्छे से कैलकुलेशन कर लेना है। तो हमने यहाँ पे 86,000 रुपये इनके केस में रखा है कि 86,000 रुपये इनका आने वाला है। इसके बाद से यहाँ पे इनकी सैलरी हमने मान लेते हैं कि 20,000 रुपये इनको रिसीव हो गया अप्रैल महीने में। तो 20,000 रुपये और प्लस ये इनका 86,000 रुपये जो आप इनका पीएफ आने वाला है, तो इनका ये फील करेंगे 17 नंबर ऑप्शन में 1,06,000 रुपये फील करेंगे। अब मान लीजिए कि इसमें इनकम टोटल इनकम पूछा जा रहा है एस्टिमेटेड इनकम, तो हो सकता है कि कोई बैंक से इंटरेस्ट वगैरह आपको मिल रहा था, मिल गया है अप्रैल महीने में, तो चलिए बहुत बढ़िया बात है, पैसा मिल गया तो अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे 1,000 का मान लीजिए कि आपका बैंक का इंटरेस्ट आ गया है, तो ये 1,000 रुपये आपका प्लस हो जाएगा। सैलरी के अलावा भी आपको जोड़ लेना है। अदर कोई इनकम आपका आ गया, मान लीजिए 5,000 रुपये कहीं और से आपने कमा लिया, बहुत बढ़िया कमाई हो गई आपकी इस महीने में, तो ये सारा कुछ आपको जोड़ लेना है। इनके केस में 1,12,000 रुपये हो गया, तो 1,12,000 रुपये यहाँ पे लिखेंगे। हालांकि यहाँ पे 1,06,000 ही लिखा हुआ है, तो इनका मैंने ये सारा कुछ नहीं जोड़ा था, इसलिए ऐसा होगा। देख लेते हैं, हाँ ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए कि आप मई में भर रहे हैं, अप्रैल में नहीं भर रहे हैं, मई में भर रहे हैं। भैया मई में भी तो आपको तनख्वाह मिली होगी ना, तो मई में जो भी तनख्वाह यानी कि अप्रैल वाली तनख्वाह प्लस मई वाली तनख्वाह प्लस इसके अलावा जो भी आपका बैंक का इंटरेस्ट होता है, अदर इनकम जो भी होता है, मैंने 100 रुपया रखा है और आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। केवल ये एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। उस तो जितना आपका पैसा होता है ना, ये सब जोड़ करके यहाँ पे लिख लेना है। इनका 1,26,600 रुपये होता है। तो ये 17 नंबर ऑप्शन में अगर मई में भरेंगे तो 1,26,600 रुपये भरेंगे। अब देखिए इसी तरीके से आपको अदर महीने का भी कैलकुलेट कर लेना है। मान लीजिए कि मैं बिल्कुल लास्ट महीने में आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कि मान लेता हूँ कि ये फरवरी महीना इनका आ गया है। अब फरवरी महीने में इनका पूरी कमाई पूरे महीने हुआ है, किसी महीने कम हुआ है इनका, कभी किसी महीने ज़्यादा हुआ है। मान लीजिए छुट्टी उट्टी हुआ है तो मान लीजिए यहाँ पे फरवरी महीने में ही कटा देता हूँ। चलिए फरवरी महीने में मैं कटा देता हूँ। 18,000 रुपये ही इन्होंने कमा लिया है। देखिए चलिए 18,000 रुपये, तो उसके हिसाब से आपका पैसा कट ये कम हो जाएगा। देखिए उसके हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए 3 लाख से भी ज़्यादा की कमाई हो चुकी है। चलिए जब ज़्यादा ही कमाई हुई है तो हम इस यहाँ पे और ज़्यादा 10,000 की और अलग से इन्होंने कमा लिया। चलिए जोड़ लेते हैं, 10,000 रुपये हुआ, हो गया 10,000 रुपये, पूरा बढ़िया से क्रॉस हो गया है। तो क्या इस केस में आप फॉर्म 15G फिल कर सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल फिल कर सकते हैं। देखिए अगर आप फिल नहीं करेंगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, और फिल करेंगे तो मैक्सिमम कटेगा वो 10% ही कटेगा। अब इस केस में आपके पीएफ खाते में आपका पेन नंबर लिंक होना जरूरी है। अगर पेन नंबर लिंक नहीं है तो भैया आपके केस में ज़्यादा भी कट सकता है। तो देखिए अब ये मैं किस बेस पे बता रहा हूँ कि आप फील कर सकते हैं। अब अगर आप गूगल करेंगे ना, देखिए इनकम टैक्स रिबीट भी होता है कि आपका कितने लाख तक इनकम है, कितना पैसा आप कमाते हो, तो आपको रिबीट यानी कि छूट मिलता है। तो मैंने अभी करेंट में सर्च किया है इनकम टैक्स रिबीट, फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 चल रहा है। तो इसके लिए 7 लाख एनुअली अगर आप कमाएंगे तो कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करना है। देखिए आपको गवर्नमेंट के द्वारा छूट दिया जा रहा है, यानी कि इसमें रिबीट आपको मिल जाएगा। इस वजह से आपको कोई भी पैसा नहीं देना है टैक्स में।
तो देखिए अगर आपका टैक्स कट भी जाता है तो ये पैसा वापस आ जाएगा। आप तो जैसे कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में हमने जाना है। 17 नंबर में आपको क्या फिल करना है, आपको अपने हिसाब से सारा कैलकुलेशन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद से देखिए 18 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कोई और 15G फॉर्म दिया है इस फाइनेंशियल ईयर में। मान लीजिए बैंक वगैरह में दिया होगा, कहीं भी आपने FD वगैरह करा रखा होगा तो भैया वहाँ पे 15G जमा किया हो। तो अगर जमा किया है आपने तो यहाँ पे डिटेल दे देना है, कितने फॉर्म आपने जमा किया और किस अमाउंट के लिए यहाँ पे किया है, किस इनकम के लिए किया है। तो देखिए इनके केस में इन्होंने पहला ही फॉर्म ये PF के लिए ही भर रहे हैं, इससे पहले कोई भी फॉर्म 15G नहीं भरा है, तो यहाँ पे NA कर देंगे। आपके केस में भी नहीं है तो यहाँ पे NA कर दीजिए। उसके बाद 19 नंबर में आपको डिटेल प्रोवाइड करना है कि ये जो भी आपका इनकम होने वाला है, जो भी ये पैसा आने वाला है, तो वो कहाँ से आने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने अपना UN नंबर एंटर कर लिया है, यानी कि ये इस UN से पैसा आने वाला है। यहाँ पे आप अपना PF नंबर भी एंटर कर सकते हैं। अब नेचर ऑफ इनकम, किस टाइप का ये इनकम होने वाला है, जो पैसा आने वाला है ये एज ए इनकम आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप 5 साल से पहले निकाल रहे हैं PF का। तो देखिए यहाँ पे PF विड्रॉल हमने लिख लिया है। उसके बाद से इनकम टैक्स में सेक्शन होता है, सभी के अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जब PF विड्रॉल आप करते हैं तो ये 192A में आता है इस सेक्शन में, तो आपको ये वाला सेक्शन लिख लेना है। उसके बाद से कितना पैसा आपका आने वाला है अप्रोक्सीमेट, जो भी आपने पैसा यहाँ पे लिखा है ना, यही पैसा आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर लेना है। देखिए डिक्लेरेंट का सिग्नेचर होना है, जिस मेंबर का पैसा है PF का पैसा आप भर रहे हैं उनका ही सिग्नेचर होना है। और 2 जगह सिग्नेचर है, यहाँ भी सिग्नेचर है, देखिए सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है। यहाँ पे मैंने फर्जी सिग्नेचर किया, देखिए मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल अलग अलग है, केवल दिखाने के लिए किया है। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे IV, यहाँ पे मेंबर का नाम दोबारा लिख लेना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन का सेक्शन चालू हो चुका है। अब उसके बाद से जैसे कि हमने जाना है कि प्रीवियस ईयर एंडिंग हो जाता है 31 मार्च को, तो हमारा अभी ये जो भी फाइनेंशियल ईयर है इसका एंडिंग होगा 31 मार्च 2025 को। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, आपको भी कुछ इसी तरीके से लिख लेना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे असेसमेंट ईयर, जैसे कि हमने जाना है कि यहाँ पे 2024-2025 चल रहा है, 1 साल बाद आपका असेसमेंट ईयर होता है, तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर हमारा 2025-2026 होगा। अब ठीक इसी तरीके से यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है, आपका जो भी प्रीवियस ईयर एंडिंग हो रहा है यही सेम यहाँ लिख लेना है। और यहाँ पे असेसमेंट ईयर दोबारा पूछा जा रहा है, तो असेसमेंट ईयर दोबारा से आपको लिख लेना है यहाँ पे। अब उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे नीचे की साइड आपको प्लेस लिख लेना है। देखिए आपका जो भी प्लेस है वो लिख लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे डेट हमने 1 अप्रैल 2024 रखा है, क्योंकि आज के डेट में ही हम भर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आज के डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं तो बाद में अपलोड नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर आप किसी और से फॉर्म भरवा रहे हैं या फिर खुद से भर रहे हैं, आपने आज भर दिया है और आपका PF का पैसा अप्लाई नहीं हो पाया है, क्योंकि वेबसाइट पे भी बहुत सारा एरर आता है, तो आप अगले दिन कर रहे हैं, तो भैया ये पिछला डेट चल जाएगा 1 अप्रैल को, भले ना 5 अप्रैल को आप PF का पैसा अप्लाई करें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आपने डेट लिख दिया तो वो चलेगा, आप अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो सेकेंड और थर्ड पेज होता है ना, ये आपको फिल नहीं करना होता है, केवल और केवल फर्स्ट पेज ही फिल करना होता है। और अब आपको करना क्या है, इनको अच्छे से प्रिंट आउट करवा लेना है, या फिर पहले से प्रिंट आउट है, आपने पेन से भरा है तो उसको फोटो खींच लेना है और इसे PDF में कन्वर्ट कर लेना है। अब यदि आपने PDF जनरेट कर लिया है फॉर्म का, तो आप जैसे ही PF का फुल एंड फाइनल विड्रॉल करते हैं ना, देखिए ओनली PF विड्रॉल सेलेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है अपलोड फॉर्म 15G। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे चूज फाइल करेंगे और यहीं से अपलोड आपको कर लेना है। अपलोड करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका फॉर्मेट है, फाइल है, वो पहले तो PDF में होना चाहिए और 1 MB से नीचे होना चाहिए। मैक्सिमम 1 MB का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। 1 MB से थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ ना तो भैया अपलोड नहीं कर पाओगे, आपको एरर देखने को मिलेगा। तो आपको 1 MB से कम फाइल रखना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आपका जो फाइल है वो 1 MB से ज़्यादा हो चुका है तो भैया ऑनलाइन इसे कंप्रेस करके छोटा कर सकते हैं। काफ़ी सारे कंप्रेसर अवेलेबल रहते हैं ऑनलाइन ही, इन पे भी हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि बिना क्वालिटी लॉस हुए आप किस तरीके से किसी भी फाइल के साइज को कम कर सकते हैं। अब जैसे कि काफ़ी लोगों के कमेंट ऐसा भी रहता है कि सर ये फॉर्म हम फिल ही नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो अभी आजकल रिसेंटली देखने को मिल रहा है कि PF ऑफिस के द्वारा उन सभी लोगों के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है जिन लोगों को फॉर्म नंबर 15G फिल करना था और उन लोगों ने नहीं किया है। और देखिए अगर किसी कारणवश आपका क्लेम सेटल भी हो जाता है तो भैया आपका जो
पैसा है वो कम आने वाला है, यानी कि टैक्स डिडक्ट हो करके आने वाला है। बाद में आप ऐसा बोलोगे, कंप्लेंट करोगे कि भैया मेरा तो 1 लाख रुपए बनता था लेकिन 90,000 ही आया है, कम से कम 10% तो EPFO जरूर काट लेगा टैक्स के रूप में, इससे ज़्यादा भी काट सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसलिए आपको ये फॉर्म सबमिट करना जरूरी है कि आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट ना हो, या फिर आपका जो पूरा पैसा आने वाला है वो उसमें से पूरा पैसा आए, कट के कोई भी पैसा ना आए। इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे और भी इशू जनरेट होते हैं, अलग अलग रीजन की वजह से भी EPFO आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देता है। तो इसलिए आपको रिजेक्शन से बिल्कुल बचना है और ये फॉर्म जरूर फिल करना है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला है। जैसे कि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हमने डिटेल्स में बात किया, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी तो जरूर हो गई है, लेकिन ये गारंटी है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है ना तो आपका क्लेम बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा, आपको आपका पैसा कटेगा नहीं, पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। और यदि आप किसी भी सन में, किसी भी वर्ष में इस फॉर्म को भर रहे हैं तो भैया कोई भी डिटेल्स आपकी गलत नहीं होगी, आपकी जो डिटेल्स है वो बिल्कुल ठीक रहेगी और इसकी वजह से आपका पैसा अटकेगा भी नहीं, बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री आपको किसी प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे